हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और हम जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं किसके, एजुकेशन के, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, जो बुक है वो यूथ कंपटीशन की है और एग्ज़ाम है UPHESC के थ्रू जो वैकेंसी आई थी, एडवर्टाइज नंबर 51 और थी असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, तो इनकी जो वैकेंसी आई थी इसमें जो एक सब्जेक्ट था एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन, और उसके साथ साथ बीएड के लिए भी, ठीक है, दोनों के लिए ही ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो 70 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्टिव इनके, वो क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस सेट के थ्रू कर रहे हैं। आज नहीं, बहुत दिनों से कर रहे हैं। एक प्रैक्टिस सेट की 5 वीडियो ऑलरेडी जा चुकी हैं। ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है जिसकी एक वीडियो कल अपलोड कर दी थी और आज ये दूसरी वीडियो जाएगी। क्योंकि मैं पूरी चाहूँ तो पूरा प्रैक्टिस सेट एक ही बार में करा दूँ, लेकिन क्वेश्चन उसमें याद नहीं होंगे। मेरा ये मानना है कि कुछ ही क्वेश्चन तैयार कीजिए, लेकिन उनको बार बार रिवाइज़ कीजिए जिससे कि आपको बिल्कुल रट जाएँ वो। अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम में आए तो आप कंफर्म्ड रहें कि इसका ये ऑप्शन होगा। ठीक है, तो उन्हीं को लेकर आगे बढ़ रही हूँ मैं। 24 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में करा चुकी थी मैं। आज 25वां क्वेश्चन होगा। प्रैक्टिस सेट चल रहा है 2021 वाला, UPHESC के थ्रू जो वैकेंसी आई थी पहले ही, विज्ञापन संख्या 50, उसका जो एग्ज़ाम हुआ था ये उसका पेपर है। ठीक है, तो इसमें जो ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है 25वां इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन परीक्षण की वैधता को प्रभावित नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे लिखा भी आंसर डी है। इसका मतलब परीक्षार्थी का बौद्धिक स्तर ये परीक्षण की वैधता को प्रभावित नहीं करता। जबकि पर जो परीक्षण की लंबाई है, कथनों का कठिनाई का स्तर है, मतलब जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं वो किस स्तर के पूछे हैं, वस्तुनिष्ठता जो परीक्षण की होती है, वो सारी चीज़ें परीक्षण की वैधता को इफ़ेक्ट करती हैं, बट परीक्षार्थी का बौद्धिक स्तर नहीं इफ़ेक्ट करता है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में पूरा बने रहिएगा दोस्तों, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। क्योंकि हम लोग बुक से जब पढ़ते हैं तो हमारा रूटीन जो है बदल जाता है कि आज पढ़ लिया कल नहीं, लेकिन इस टाइप से डेली अगर हम 20-20, 30-30 क्वेश्चन करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि हमने पूरे प्रैक्टिस सेट जो उस बुक में दिए हैं वो कब ख़त्म कर लिए। एग्ज़ाम जल्दी होगा, इससे संबंधित एक वीडियो चैनल पे मैंने डाल रखी है दोस्तों, आप जाके देख लीजिएगा कि हाई कोर्ट का क्या निर्णय आया। हाई कोर्ट ने कहा है कि कोरम जल्दी से जल्दी पूरा कर लीजिए। अगर कोरम आप पूरा नहीं करेंगे तो आवश्यकता के सिद्धांत के अनुसार बिना कोरम पूरा हुए भी हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़वा देंगे। हाई कोर्ट ने ये कहा है। तो एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है और एग्ज़ाम तो ज़रूरी होगा, है ना, कि एग्जाम थोड़ी परीक्षा जो फॉर्म भरेंगे तो एग्ज़ाम ना हो। तो इसके बारे में पूरा पढ़ते हैं कि परीक्षण की वैधता बताती है परीक्षण पर प्राप्त अंक किस सीमा तक स्थिर त्रुटियों से मुक्त है। ठीक है, त्रुटियों के बारे में कितने मुक्त हैं। यदि स्थिर त्रुटियां अधिक होती हैं तो परीक्षण की वैधता कम होगी, यानी त्रुटियां ज़्यादा रहेंगी तो परीक्षा वैधता ऑब्वियसली कम होगी, और कम होगी तो अधिक वैध होगा परीक्षण जो भी है। तो अस्पष्ट निर्देश हैं, ठीक है, ये चीज़ें जो है परीक्षण की वैधता कम कर देती हैं। प्रश्नों की भाषा कैसी है, अगर ज़्यादा कठिन होगी तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। अभिव्यक्ति का माध्यम आपका क्या है, इससे ये रिलेटेड है। ठीक है, ये पूरा 25वां क्वेश्चन, इसमें सारे परीक्षण की लंबाई बता दिया। इसमें परीक्षण की लंबाई कि पेपर आपने कैसा दिया, कितने प्रश्न दिए हैं, समूह की सजातीयता, पूरा जो ग्रुप है परीक्षण जिस समूह पर लागू किया जा रहा है उसकी सजातीयता और विजातीयता पर की वैधता को प्रभावित करती है। ठीक है, ये सब है कि एक ही ग्रुप के बच्चे हैं कि अलग अलग ग्रुप के बच्चे हैं, ये चीज़ है। सजातीयता का मतलब क्या है, एक ही जाति के। विजातीयता का मतलब क्या है कि दूसरी सब अलग जाति के। जाति का मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के। परीक्षक वो यही है, परीक्षण के कथनों का कठिनाई का स्तर कैसा है, वस्तुनिष्ठता कैसी है, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। लेकिन बौद्धिक स्तर बच्चों का जो है परीक्षार्थी का, वो परीक्षण की वैधता को प्रभावित नहीं करता। अगला क्वेश्चन है 26वां, द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टी स्कोर इज। टी स्कोर का फार्मूला कौन सा होता है? तो टी स्कोर का फार्मूला टी इजक्वल टू 50 + 10Z होता है। इसको रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर मैंने देखा है आता है। ठीक है, टी इजक्वल टू 50 + 10Z। ठीक है, टी टेस्ट का फार्मूला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CBCS? यहाँ पे देखिए लिखी है, तो CBCS की फुल फॉर्म यहाँ पे दी है, वो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इसकी CBCS की फुल फॉर्म है, तो इस चीज़ को याद कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सेंसिटिव टू ईच स्कोर ऑफ द सीरीज। निम्न में से कौन श्रृंखला के प्रत्येक अंक के लिए सर्वाधिक संवेदनशील है। ठीक है, तो इसमें लिखा है मध्यमान। मध्यमान जो होता है ये वास्तव में जो होता है प्रत्येक अंक के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है। मीन मीडियन मोड आपने पढ़ाई होगा, ये वही है। मीन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। देखिए मीन मीडियन मोड लिखा है। मोड तो आपको पता ही होगा, जब किसी संख्या की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है तो वो क्या होता है, मोड के संबंध में है। ठीक है, मीन का जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा इजी होता है, लेकिन मीडियन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक सम और विषम संख्या के लिए। उनको क्रमबद्ध तरीके से हम लगाते हैं ऐसे करके, जो मीन मीडियन मोड अगर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें मीन जो है वो प्रत्येक अंक के लिए सर्वाधिक संवेदनशील है। और फिर इसके बाद ही हमने 28 क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन टू द इलेक्टेड बॉडी। निम्नलिखित निर्वाचित निकायों को प्राथमिक और माध्यमिक स्कूली शिक्षा के लिए जिम्मेदारियां प्रदान करता है। कौन सा संशोधन हुआ था, तो ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है, इसमें पूरा लिखा है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए उत्तरदायियों को निर्वाचित निकायों को स्थानांतरित करता है। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 और नई अनुसूची भाग 11 को जोड़ा गया था। ठीक है, भाग 9 जोड़ा गया और वो अनुसूची जो है वो कितनी जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो इस चीज़ को याद रखिएगा और ये याद कर लीजिएगा कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं, आपको पता ही है 22 भाग हैं। और अनुसूचियाँ आप बताएंगे कितनी हैं, मैं चाहूँ तो अभी आपको बता दूंगी, लेकिन आप खुद बताएंगे कि कितनी अनुसूचियाँ हैं, जिससे कि ये है कि आप लोगों को ये है कि याद करने में कोई दिक्कत ना हो। आपको मैं बता देती हूँ कि एक इसमें प्लस और होगी तो बस इतनी अनुसूचियाँ। 11वीं वाली कौन सी है तो आप अपने आप देखिएगा। ठीक है, अगला है 30वां क्वेश्चन। अनिवार्य शिक्षा के लिए भारत में सबसे पहला सफल प्रयोग निम्न के द्वारा किसने किया था। अनिवार्य शिक्षा के लिए भारत में सबसे पहला सफल प्रयोग, तो वो यहाँ पे लिखा है महाराजा सयाजी राय गायकवाड़ ने किया था सबसे पहले सफल परीक्षण अनिवार्य शिक्षा के लिए। ठीक है, उन्होंने कहा था कि सबके लिए अनिवार्य शिक्षा हो, इस तरह से। अगला है किस वर्ष में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 3 सूचियाँ होती हैं भारतीय संघ राज संबंध में। 3 टाइप की सूची होती हैं, एक होती है केंद्र की सूची, ठीक है, एक राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। ठीक है, तो केंद्र की सूची में जो है वो इस समय 97 सब्जेक्ट हैं। इसमें राज्य में है 62 और 61, राज्य में 61 हैं और समवर्ती में 52 है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। वैसे मुझे इतना ही याद है कि 97, पहले 100 थे, 97 हो गई, ये 61 है और ये समवर्ती में 52 विषय है। समवर्ती सूची वो होती है जिसमें केंद्र और राज्य जो हैं दोनों ही नियम बना सकते हैं। ठीक है, दोनों के पास अधिकार होता है, लेकिन जब दोनों नियम बना रहे हैं, दोनों में क्लेश हो रहा है, मतलब क्लैश कर रहे हैं दोनों के नियम, तो केंद्र का नियम माना जाएगा, वो सर्वोपरि होगा। ये चीज़ मैं आपको पॉलिटी की संग में बताती जा रही हूँ। तो शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में कब शामिल कर दिया गया, राज्य सूची से उठाकर, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है पूरा कि शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में 1976 में शामिल कर लिया गया। 7वीं अनुसूची है, ये भी बता दूं, जो केंद्र और राज्य की जो जिसमें ये तीनों अनुसूचियाँ दी हैं वो 7वीं अनुसूची है। कितनी अनुसूची बताई थी मैंने आपको, 12 अनुसूचियाँ बताई नहीं, लेकिन अब बता रही हूँ। 12 अनुसूचियाँ हैं जिसमें 7वीं अनुसूची में ये है। और ये देखो लिखा है पहले जब संविधान लागू हुआ था 47 विषय थे, लेकिन अब 52 है समवर्ती सूची में, मैं आपको बता चुकी हूँ। 1976 से पहले ये जो शिक्षा था वो राज्यों का विषय था, ये भी मैंने आपको बताया। और इसके बाद संशोधन हुआ, इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया कि अब इस पर केंद्र और राज्य दोनों ही नियम बनाएंगे, ऐसा नहीं केवल राज्य का अधिकार नहीं रहेगा। तो इससे संबंधित ये है और बहुत सारी जिम्मेदारियों के तहत इसको रखा गया। केंद्र भी इसमें हेल्प करेगी इसके लिए, और शैक्षिक व्यवस्थाओं को जो है रख रखाव को उनकी व्यवस्था अच्छी हो, इस सब के लिए इसको समवर्ती सूची में रख दिया गया। बस इसको याद कर लीजिएगा, 1976 में इसको समवर्ती सूची में भेजा गया। ठीक है, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, शिक्षा से संबंधित 1976 में। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सुझाव निम्न ने दिया था, किसने दिया था, तो यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो था, जिसे हम राधा कृष्ण आयोग भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने ये दिया था, पूरा सब बताया था कि राधा कृष्ण आयोग ने कृषि प्रधान देश के लिए
ये कहा कि ग्रामीण विश्वविद्यालय और कॉलेज होने चाहिए। सुझाव दिया कि छोटे जो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे आवासपूर्ण स्नातक वाले कॉलेज होने चाहिए, वहाँ बच्चे रह सकें। विश्वविद्यालय स्थापित कीजिए, छात्रों की संख्या 300 हो, पूरा लिखा हुआ है ना कॉलेज में, और विश्वविद्यालय में 25,000 से अधिक ना हो। पुस्तकालय हो, प्रयोगशाला हो, क्रीड़ा के लिए हो, सब कुछ हो पूरा। इन्होंने कहा कि कृषि प्रधान हमारा देश है, इसलिए जो यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन कमीशन आया था, राधाकृष्ण आयोग, उन्होंने अपना पूरा इसमें बताया था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न युगलों में से कौन सही मिलान में को इंगित नहीं करता, यानी कि हु इज़ रॉन्ग मैच्ड। ठीक है, विच इज़ रॉन्ग मैच्ड, कौन सा हु नहीं तो विच होगा यहाँ पे भाई। ठीक है, कौन सा गलत मिला हुआ है यहाँ पे, तो ये बताना है। तो यहाँ पे पूरा ये दे रहा है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लिखा है, इसमें ये पूरा लिखा हुआ है कि अकादमिक स्टाफ कॉलेज, तो ये इससे सही सुमेलित नहीं है। जो NEP 2020 आई है अभी, उसमें जो लिखा है कि अकादमिक स्टाफ कॉलेज जो है, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, इससे सुमेलित नहीं है। जबकि मुदालियर आयोग जो है बहुउद्देशीय विद्यालयों से संबंधित है। आचार्य राममूर्ति समिति नवोदय विद्यालय से संबंधित है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित है। ये सब है, तो इसको आपको रिवाइज भी हो गया। मुदालियर किससे संबंधित है, और राममूर्ति समिति नवोदय विद्यालय से है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित है। तो ऐसे ही हम लोगों को रिवाइज होता चलता है, पता है, याद होता है फिर हमें रिवाइज हो जाता है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष, अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा, तो इसका उत्तर बिना देखे आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर एस राधा कृष्णा है इसके। ठीक है, कृष्णन। तो ये इसके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके आयोग के जो है अध्यक्ष थे, और सरकार द्वारा 1948 में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त इन्हें किया गया था। ठीक है, हमारा 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था। सबसे पहले यूनिवर्सिटी को लेकर ये था कि विश्वविद्यालय कैसे हों, उनका सारी व्यवस्था कैसी हो, इसको लेकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के बारे में क्वेश्चन बहुत आए थे हर एग्ज़ाम में। जब ये एग्ज़ाम हुआ, मतलब इससे 2020 के बाद जो भी एग्ज़ाम हुए उनमें NEP 2020 के बारे में बहुत क्वेश्चन आए हैं। शिक्षा की संशोधित संरचना की अनुशंसा की, तो कैसी शिक्षा बनाने की, किस स्तर की उन्होंने शिक्षा बनाने की, सबको पता होगा, रटा हुआ भी होगा। 5+3+3+4 ये व्यवस्था की इन्होंने। यहाँ पे पूरा लिखा कि 5+3+3+4 वाली व्यवस्था थी। 3 से 8 तक, 8 से 11 तक, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष के बच्चों की पूरी शिक्षा का मामला था। ठीक है, और कितने वर्ष का क्या था ये आप इसको यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए पूरा लिखा है कि इस रूपरेखा में पहले भाग में आंगनवाड़ी के 3 साल के दूसरे, और दूसरे भाग में 1 से 2 तक। ठीक है, तो इसमें 5+3+, तो इसमें क्या है कि +4। तो ये जो यहाँ पे पूरी व्यवस्था, ये पूरा लिखा है कि 3 से 8 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, ये पूरा लिखा है यहाँ पे। और हाँ ये देखो प्रीपरेटरी जो है, इसमें है कि कक्षा 3 से 5 तक, 8 से 11 वर्ष के बच्चों को लिया जाएगा। तो ये पूरा आंगनवाड़ी से लेकर इन्होंने क्या करा, कक्षा 2 तक के बच्चों को जोड़ दिया है। आंगनवाड़ी और कक्षा 2 तक के बच्चों को जोड़ दिया है, तो इस चीज़ को इन्होंने यहाँ पे जोड़ा है। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा है, 3, 4, 5 ये 3 कक्षाएं ले ली यहाँ पे। फिर उसके बाद 6, 7, 8 एक साथ ले ली, फिर 9, 10, 11, 12 ऐसे करके इन्होंने पूरी अपनी व्यवस्था कर रखी है। ठीक है, इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन अवश्य आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इनका पूरा है। ये देखिए पूरा ये लास्ट का दिया, 11, 12, 13, 14, वो 11, 12 और 11 से 12 वर्ष, फिर 14 से 18 वर्ष के बच्चे, ये सब इन्होंने लिया। 18 वर्ष तक के बच्चों को इन्होंने कहा है कि वो हाई स्कूल पास कर ले, वो इंटर पास कर लेगा, ये इनका पूरा वो बना हुआ है। ठीक है, अगला है भारतीय पुनर्वास परिषद कानून निम्न वर्ष में पारित हुआ था। कब, इम्पोर्टेंट है ये, इस टाइप के जो हैं क्वेश्चन। ठीक है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये 1986 में स्थापित हुआ। ठीक है, लेकिन पारित कब हुआ इसका अधिनियम, वो हुआ 1992 में। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि 86 में पंजीकृत समाज के रूप में इसको स्थापित किया गया, लेकिन 1992 में, यानी कि 4 और 2 6 साल बाद इसका अधिनियम बना।
ठीक है। और पूरा संसद द्वारा 2000 में इसका संशोधन भी किया गया, पूरा इसमें लिखा हुआ है। और पुनर्वास में क्या होता है, इसमें विकलांगता वाले जो लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए इसमें होता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला यहाँ पे है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन वाणी बाधित बालकों के वर्गीकरण से संबंधित नहीं। वाणी बाधित बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, उनसे संबंधित है। तो यहाँ पे देखा, ये लिखा है इंद्रिय दोष वाणी बाधित बालकों के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है। ये वाला सेंसरी डिफेक्ट तो ये नहीं है। जबकि देरी से बोलता है वाणी बाधित, प्रतिक्रियात्मक उच्चारात्मक दोष होता है, वो सही से आपको आंसर नहीं दे पाता। अंगीय वाणी दोष होता है, मतलब उसकी जो फेस का है वाणी का, वो भी उसमें दोष रहता है, वो सही से साफ, मतलब आप बोलेगा तो चेहरा जो है अजीब सा बनेगा, इस तरह का है। लेकिन इंद्रिय दोष आप नहीं कह सकते कि उसकी इंद्रियां काम नहीं कर रही, वो बात को समझ नहीं रहा, समझ सब रहा है लेकिन उसे सिर्फ बोलने में दिक्कत है, तो इसलिए यहाँ पे इंद्रिय दोष आप नहीं कहेंगे। अगला है प्रतिभाशाली बालक शारीरिक विकास और शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में श्रेष्ठ होते हैं। ये कथन किसने कहा कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो हर क्षेत्र में अपना, उनका शारीरिक विकास भी अच्छा होता है, शैक्षिक उपलब्धि भी, बुद्धि और व्यक्तित्व। ये टर्मन ने कहा था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे लिखा है टर्मन ने कहा, ये पूरा इन्होंने बताया था कैसे होते हैं प्रतिभाशाली बालक। फिर यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के रूप में घोषित किया गया। तो 1981 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के रूप में यूएनओ ने जो है घोषित किया था। इस चीज़ को याद रखिएगा, जिससे कि विकलांगता की रोकथाम पर जोर देने की ये योजना थी, ठीक है। जिससे कि IYDP इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन का इन्होंने नारा दिया था, और इन्होंने एक ये कहा था हर घर में एक व्हील चेयर, ठीक है। इस तरह से अब तो विकलांग नहीं कहते, अब तो दिव्यांग कहे जाते हैं ये बच्चे, और वास्तव में दिव्यांग ही होते हैं। इनमें स्पेशल क्वालिटी होती है। विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में औसत छात्र की शिक्षा से अलग, औसत छात्र की शिक्षा से अलग है। ये विशिष्ट शिक्षा के बारे में है कि जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में औसत जो छात्र है उसकी शिक्षा से विशिष्ट शिक्षा ये अलग है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। ये कथन किसने कहा विशिष्ट शिक्षा के संबंध में, तो ये जो कथन कहा था वो JD हंट ने कहा था। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, हंट ने कहा था। हंट ने कहा हटे हुए हैं ये बच्चे, ये अलग हटे हैं, साधारण वाले और विशिष्ट शिक्षा वाले उनके लिए अलग है। छात्र जो हैं उनकी शिक्षा से अलग इनको शिक्षा देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हंट ने कहा था। इस तरह से आप जोड़ लेंगे अगर किसी और से, या ट्रिक लगा लेंगे, ये ट्रिक है केवल, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। भारतीय बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1952 में हुई, बहुत पहले ही हो गई, बालकों के कल्याण के लिए। तो पूरा यहाँ पे लिखा है कि 6 से 18 वर्ष की कम उम्र के बच्चों को चुनकर वरीयता दी जाती है, ठीक है। बहादुरी के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय पदकों की शुरुआत 1957 में हुई थी, भारतीय कल्याण परिषद के द्वारा हुई थी, इसको रट लीजिएगा। 52 में जो है वो भारतीय बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई, और 1957 से बच्चों को, बहादुर बच्चे के लिए प्राइज़ देने लगे भारतीय कल्याण परिषद के द्वारा। फिर है PWD अधिनियम 1995 कब अस्तित्व में आया, तो ये जो है 7 फरवरी 1996 में आया। अधिनियम 95 में बना और 7 फरवरी 1996 में ये जो है अस्तित्व में आया। इसके तहत क्या है कि विकलांग बच्चों को 18 साल तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और सरकारी पदों पे 3% आरक्षण, जबकि 1% का आरक्षण विशेष विकलांग को दिया जाएगा। और ये सब पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना कितना दिया जाएगा, कि अधिक और न्यून दृष्टिबाधित व्यक्ति, श्रवण बाधित, मस्तिष्क संबंधी विकलांग व्यक्तियों के लिए सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ ही नियम का प्रावधान रखा गया, किसी भी सरकारी या सहायता प्राप्त सरकारी संस्थान में विकलांग का 3% आरक्षण होना जरूरी है। किसी भी कर्मचारी को कार्य करने के समय विकलांगता होती है तो उसे रोजगार और सेवा में बर्खास्त नहीं किया जा सकता, केवल उसकी पदवी के अनुसार उसे दूसरी पद पर भेज दिया जाएगा। और क्या होगा, विकलांगता किसी व्यक्ति की तरक्की में उसके लिए रुकावट नहीं बनेगी, ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। ये सब है बच्चों के लिए। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की संस्तुति कब की गई थी, ये है, ठीक है। प्रपोज्ड कब हुए थे, संस्तुति कब हुई थी, तो 1986 में हुई थी, इसका B है। और NEP आई थी जो 1986 वाली, उसमें हुई थी, याद रखिएगा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के बारे में हो रही है, इनकी संस्तुति की, इनकी स्थापना होनी चाहिए। ये किसके तहत, 1986 के तहत हुई थी, जो नई शिक्षा नीति आई थी,
और इस तरह से अध्यापकों को जो है प्रशिक्षण देना, ये सब इसमें कहा था। उन्मुखी और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन होता है, तो ये होता है सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रम में, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। फिर इसके बाद यहाँ पे यह आ जाता है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 का शीर्षक क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। 2009 के बारे में हो रहा है, NCF 2009, तो इसका शीर्षक है टूवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर, ठीक है, ये इसका वो है शीर्षक। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अद्यतन और सक्रिय रहने के लिए समय समय पर अध्येता बनना है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 का है, इम्पॉर्टेंट है। ये किसने दिया था ये भी बता चुकी हूँ मैं आपको। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, प्राइमरी स्कूल के लिए, और 1986-87 में 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत ये आया था। NCTE ने अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का प्रारूप किस वर्ष तैयार किया? 2009 में तैयार किया NCTE ने, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75 लिखा डिटेल में, वो आएगा जब देख लेंगे। अगला, अध्यापक शिक्षा का कार्य अच्छे शिक्षक तैयार करना है, ये किसने कहा? तो ये कहा वॉकर ने। कोई वॉक करके नहीं जाएगा, अच्छे शिक्षक तैयार करेगा, इम्पॉर्टेंट है। किसने कहा ज्ञान शक्ति है, इम्पॉर्टेंट है, तो ये सुकरात ने कहा, इसमें लिखा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 50 क्वेश्चन होगा, 91 भी करा देते हैं। विचार का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? तो ये प्लेटो ने दिया था, विचार करिए, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक थे, ठीक है। सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त करने के लिए इन्होंने बात कही थी। तो ये 51 क्वेश्चन हो गए दोस्तों अब, और जो रिमेनिंग है 70 में से वो अगली वीडियो में करा दिए जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ऐसी वीडियो प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।